हेलो क्लास 12। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अलजेब्रा का सिलेबस जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान है शुरू में, मगर धीरे धीरे ये टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप जैसा होता है और इसमें हर एक जगह का अपना अपना पोजीशन होता है। ठीक है, जिसमें जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा R1 R2 R3, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और इसमें कुछ वर्टिकल लाइन होता है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। इसका नाम हम लोग देंगे C1 C2 C3 C4 डॉट डॉट डॉट, जितना होगा उतना उस हिसाब से। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का एक अलजेब्रा होता है। इसके अंदर कुछ कुछ नंबर रखे जाते हैं, वो नंबर रियल, इमेजिनरी, पॉइंट, रूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो नाम रखते हैं हम लोग, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, A हो गया, B हो गया, ETC कोई भी अल्फ़ाबेट। लेकिन जो उसके अंदर का एलिमेंट रखते हैं, एलिमेंट मतलब वैल्यू, अगर उसके लिए सिंबल बनाएंगे तो छोटा नाम रखेंगे। ठीक है, जैसे A B C, इसके अंदर का एलिमेंट्स होगा वो छोटा छोटा होगा। ठीक है, PQR, है ना, XYZ। तो एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जो उसका नाम होता है मैट्रिक्स का, उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और अगर किसी एलिमेंट को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग लिखते हैं AIJ। अब ये AIJ का मतलब क्या है? आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो या फिर nth रो, कितनावा रो का बात हो रहा है। और जे का मतलब होता है कॉलम, या फिर बोला जाए तो nth कॉलम, है ना। जैसे कि आई का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसी हिसाब से जे का वैल्यू भी 1 2 3 होता है। अब ये पूरा आई और जे दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के आपका पता चलता है कि हाँ, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन क्या है। जैसे A11, इसका मतलब आई का वैल्यू भी 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है? तो इस मैट्रिक्स के हिसाब से ये जो A है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। जैसे इस मैट्रिक्स में 2 3 1 -4, तो इस वाले को बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका नाम हो जाएगा A11 और ये हो जाएगा फर्स्ट रो, मगर कॉलम कितना है? सेकंड। ध्यान से देखिए, ये रो का लाइन होता है, ये कॉलम का लाइन होता है। तो ये हो गया A11, ये हो जाएगा A12, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और ये हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A22। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे कि A11 प्लस A23 माइनस 3 इंटू A21, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो ऐसे कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ करना नहीं है, इस वाले मैट्रिक्स में आपको ढूंढना है कि A11 कौन सा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 होगा तो यहाँ रख देंगे 3। A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये वाला लाइन को बोलते हैं सेकंड रो। कॉलम हो गया थर्ड, थर्ड में कॉलम हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ 3 टाइम्स 3 गुना हो जाएगा A21, मतलब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 8। 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 माइनस 24, तो इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा -12। क्लियर है? मतलब आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन कहलाता है। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें अगर हम लोग, तो A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, हमेशा फर्स्ट में 1 ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो ही है। अब बात करेंगे सेकेंड रो का, तो 21 22 23 डॉट 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 2n तक जाएगा। और यही चीज़ यहाँ जो नीचे जाएगा वो n तक चला जाएगा, क्योंकि कितनावा रो होगा वो नहीं बता सकते। n2 n3 डॉट 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 ANN। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्ट्रक्चर डिसाइड होता है मैट्रिक्स का, है ना, और उसके अंदर का एलिमेंट के बारे में सारा टॉपिक था। तो एक सवाल है, इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, है ना। एक मैट्रिक्स बनाना, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/4, मतलब आपका जो रो होगा वो 3 रो तक जाएगा और कॉलम में 4 कॉलम तक जाएगा। ठीक है, जिसका एलिमेंट को दर्शाने के लिए ये दिया हुआ है AIJ का फॉर्मूला, है ना। तो देखिएगा, आई का वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो 1 2 3 ले सकते हैं, है ना। और जे का वैल्यू आप ले सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/4 का बनेगा, 1 2 3, मगर ये कॉलम होगा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो AIJ, तो पहले हम लोग निकालेंगे A11,
तो आई का वैल्यू जितना है उतना रखना है प्लस जे का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 + 1, आंसर हो जाएगा 2। फिर हम लोग निकालेंगे A12, ठीक है। A12 का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2, यहाँ जितना आई होगा और जितना जे होगा उतना ही रख देना रहता है, तो ये हो जाएगा 3। फिर आएंगे A13, तो ये जाएगा 1 + 3, मतलब दोनों को जोड़ देना है, ये जाएगा 4। A14, 1 + 4, ये हो जाएगा आंसर 5, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट पता चल गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड, है ना, 2 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 3, 2 2, ये हो जाएगा 4। तो ऐसा देख सकते हैं करते करते ये टोटल आपका 12 एलिमेंट्स आएगा इसके अंदर, और इस सारा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कैसे निकाले, कौन से फार्मूला से निकालना, तो ये फार्मूला ये आपको जो दिया रहेगा उसी बेसिस पे निकालना रहता है। अब जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो इसी की ओर रख के बन जाएगा, है ना। आप उस मैट्रिक्स का नाम ये लिख दें या फिर लिख देंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो आपको चाहिए था वो मैट्रिक्स का जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 3 4 5 6, फिर हो जाएगा 4 5 6 7। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, है ना। इस बार हम लोग को 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें जो एलिमेंट्स का जो लिखने का वो क्या होगा एलिमेंट्स, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2i + j का होल स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देना है 2 से, है ना। तो इसका मतलब इस बार आपका 2x2 है, तो i का वैल्यू या तो 1 ले सकते हैं आप या तो 2 ले सकते हैं। उसी तरह j का वैल्यू आप 1 और 2 ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले लिखेंगे A11 के लिए लिखेंगे 2 × 1, जहाँ पर i और j है उसका वैल्यू आपको उसी के करस्पॉन्डिंगली रख देना, ये हो जाएगा 1, पहले पूरा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2, 2 + 3 हो जाएगा 3²/2, आंसर हो जाएगा 9/2। अब हम लोग निकालेंगे A21, i की जगह पर 2 रखेंगे और j की जगह पर 1 रखेंगे, तो 25/2। एक सेकंड, ये 25/2 नहीं होगा, ये 1 2 निकलेगा यहाँ पे। तो 1 2 का वैल्यू i की जगह पर 1 रखेंगे, j की जगह पर 2 रखेंगे, तो इसका आंसर कट कुट के आंसर 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 2 1 इसमें रखेंगे, अब 2 2 रखेंगे तो i का वैल्यू भी 2 और j का वैल्यू भी 2, तो इसका काट छट के आंसर बचेगा 18, ठीक है। ये आ गया आपका एलिमेंट सारा जितना पॉसिबल हो सकता था। अब इसके बारे में आप लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा 18, फाइनल आंसर। अगला सवाल है, उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो 2 सवाल हम लोगों ने किया था, तो 2/2 ये एक तरह का ऑर्डर हो गया जो साइज़ बताता है कि कितना रो होगा और कितना कॉलम होगा। जैसे 2/3, तो ये 2/3 उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर का बेसिकली मीनिंग क्या है, साइज, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया, एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट हैं टोटल। मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना है, 8। आपसे बोला गया है कि इसका क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो m × n होगा। कहने का मतलब m जितना रो होगा और n जितना कॉलम में होगा। जैसे मान लीजिए कि 2/2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो 2 को एलिमेंट रो में रखा जाएगा, है ना। 2 को रो होगा उसका, 2 को कॉलम होगा, तो जितना जगह कटता है उतना ही जगह आंसर हो जाता है। 4 जगह कटता है तो 4 एलिमेंट पॉसिबल है। उसी हिसाब से अगर किसी का 8 एलिमेंट है टोटल, तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑर्डर का। तो इस 8 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। तो 8 का जो पॉसिबल फैक्टर होगा वो 1 × 8 हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है, और 3 से तो कटेगा नहीं, 4 × 2 हो सकता है, और 8 × 1 हो सकता है। ध्यान से देखने वाला बात ये है कि 1 × 8 और 8 × 1 ये दोनों अलग बात है। क्यों अलग बात है, क्योंकि ये जो है पहला वाला वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और ये वाला जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो ये 1 × 8 का मतलब होगा फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम कितना, 8। तो ये बहुत ही पतला सा रेक्टेंगल जैसा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल शेप में। लेकिन जो 8/1 वाला मैट्रिक्स है वो कह रहा है कि 8 को रो होगा लेकिन कॉलम एक ही होगा। मतलब ये वाला मैट्रिक्स है, ये पतला सा मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। आ रहा समझ में। तो इसका टोटल पॉसिबिलिटी आपका 4 हो गया, है ना आंसर।
अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह का होता है। तो उसमें सबसे पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम का कुछ अता पता नहीं। कॉलम एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही डेफिनेशन लिखा हुआ, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यहाँ कॉलम का बात ही नहीं बोला गया, इसका मतलब उसको कॉलम से मतलब नहीं है। इसका जो ऑर्डर होता है वो 1x n होता है। कहने का मतलब उसका रो एक ही होगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट रो ही है, लेकिन कॉलम देखिएगा तो 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसको आप ऑर्डर लिखेंगे 1 × 3। ठीक उसी तरह इसके पास भी रो एक ही है, लेकिन कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। आ रहा समझ में? ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है रो मैट्रिक्स। देखने में ये आपको हॉरिजॉन्टल शेप का दिखेगा, हॉरिजॉन्टल शेप। अगला है आपका कॉलम मैट्रिक्स, है ना। नाम में ही पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें कॉलम में एलिमेंट होगा और बाकी रो में उसका ये नहीं है फिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, मतलब सिर्फ कॉलम एक होगा, बाकी रो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। उसी का नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। इसीलिए यहाँ देख सकते हैं कॉलम फिक्स कर दिया गया है 1, लेकिन रो फिक्स नहीं किया है। यहाँ m 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का अगर कोई पूछे ऑर्डर कितना होता है, ये हो जाएगा m×1, है ना। इसका देख लेते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। देखने में आपका कैसा शेप का दिखेगा? वर्टिकल शेप का दिखेगा। वो वाला देखे थे हम लोग, कैसा शेप का था? हॉरिजॉन्टल शेप का था। इसका जो ये मैट्रिक्स है ये एक ही कॉलम में मिलके बना है, भले इसमें रो कितना दिख रहा है आपको? 4। तो इसका जो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा 4×1, मतलब 4 रो है मगर कॉलम एक ही है। इसका ऑर्डर अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 2×1, मतलब दो गो रो है लेकिन कॉलम एक ही है। जब कॉलम एक ही होता है तो नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। ये देखने में वर्टिकल शेप का दिखता है। अगला है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से ही नाम पता चल रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब देखने में ये स्क्वायर शेप का दिखेगा, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होगा m और n बराबर हो जाएगा, ठीक है। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ये जो ऑर्डर देख रहे हैं ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3×3 का है। 1 2 3 रो है इसके अंदर और 3 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है 2 रो और 2 कॉलम वाला है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2×2। ये देख सकते हैं इसके अंदर 4 रो है और 4 कॉलम है ना। तो ये हो जाएगा ऑर्डर आपका 4×4 का। तो जब भी दोनों बराबर हो जाए तो वही क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। जब रेक्टेंगल एक केस में स्क्वायर बन जाए तब। अगला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है। जो डायगोनली पॉसिबल एलिमेंट्स वाला जगह होता है वो जगह पे कुछ ना कुछ नंबर मौजूद होगा, उस जगह को छोड़ के बाकी सारे जगहों पे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट डायगोनल्स आर 0। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा? 0 होगा। अब एक आप बात आपको ये समझना है, डायगोनल्स का एलिमेंट जब भी होगा तो डायगोनल तभी लाई करता है जब i और j बराबर होता है। जैसे रो और कॉलम जब बराबर होता है तभी वो डायगोनल का पोजीशन बनता है, अदरवाइज वो डायगोनल का पोजीशन नहीं होगा, कुछ और जगह पे हो जाएगा, उसके साइड पर आ जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है aij 0, मतलब सारे एलिमेंट 0 फॉर ऑल। कब तक ये 0 होगा? जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर हो गया तो वो डायगोनल का पोजीशन पे हो जाएगा और उस पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पोजीशन 1 1 है, a11, कहने का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। फिर ये वाला 2 2 है, a22, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये होगा 3 3, तो 3 3 की जगह पर -5 है। इसको छोड़ के बाकी सारा जगह पे क्या होगा? 0। तो ऐसे ही मैट्रिक्स का नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। जब हम लोग इसको लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि इस बाकी जगह 0 है तो बार बार क्यों लिखना। DIAG डायगोनल का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब फिर लिख दीजिए 1 2 5 -5। इसका मतलब क्लियर हो चुका है कि आपको जब भी ये दिखा है तो आपको इसको दोबारा कैसे लिखना? 1 2 -5, ऐसे तिरछा लिख देना डायगोनल के शेप में और बाकी सब जगहों पे 0 बैठा देना। हो गया आंसर, ठीक है। ठीक उसी तरह ये तो 3×3 का था, ये आपका 2×2 वाला है। इसमें डायगोनल शेप वाले हर जगह पे क्या है? कुछ ना कुछ नंबर मौजूद है, बाकी सब क्या है? 0। तो इसको आप लिखेंगे कैसे शॉर्ट फॉर्म में? DIAG 1 1, कॉमा देना दिया नहीं जाता है, 1 1, मतलब समझ जाना है, ठीक है।
अगला टॉपिक है आपका स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, बल्कि आप बोला जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये नंबर कुछ भी हो सकता था, मगर स्केलर मैट्रिक्स में ये नंबर इक्वल ही होगा, तभी नाम रखेंगे क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द नंबर प्रेजेंट एट डायगोनल्स आर इक्वल। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट देम आर जीरो। जो डायगोनल में मौजूद होगा वो सेम होगा और उसको अलावा छोड़ के सभी के सभी जीरो होंगे, है ना। ये वही बात है, जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब सारा एलिमेंट जीरो होगा, और जब आई और जे बराबर हो जाएगा इसका मतलब डायगोनल वाला पोजीशन पर आएगा, तो उस समय सारा एलिमेंट इक्वल हो जाएगा और वो कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर स्केलर नंबर हो सकता है। इसमें देख सकते हैं उस स्केलर नंबर कितना है, 2 के बराबर है। और ये क्या है, ये भी एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगला है टॉपिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ठीक, अब स्केलर मैट्रिक्स का ये स्पेशल केस हो गया। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस जब बराबर हो जाता है डायगोनल हर एक नंबर, तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। और वही बराबर नंबर अगर 1 हो गया तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, मतलब ये यूनिटी के बराबर होगा सभी डायगोनल वाले एलिमेंट, है ना। रेस्ट ऑल आर जीरो, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जस्ट लाइक ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर में कहता है कि ये नंबर बराबर होगा, है ना, और ये आइडेंटिटी बोलता है कि 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। ये वही बात इसी में लिखा हुआ है, ए आई जे जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं होगा, और जब बराबर होगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं डायगोनल वाला 1 होगा, बाकी सबका सब जीरो। इसको हम लोग डिनोट करने के लिए I2 भी लिखते हैं। एक्चुअली I2/2 लिखना चाहिए, मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है और I है, I फॉर आइडेंटिटी, मतलब समझ जाना है कि डायगोनल में 1 होगा बाकी सब जगह जीरो होगा। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में I2 लिख देते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इतना कंफर्म है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मतलब अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 ही होगा, ये बात लिखा नहीं जाता, इसीलिए I2 समझ लिया जाता है। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, I3। अगर कहीं I4 लिखा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी चारों जगह पे जीरो 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 जीरो, है ना। अगला है हमारा नल मैट्रिक्स। नल का मतलब ही पता चल रहा है एकदम, है ना, नल्ला, कोई काम का नहीं, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका सभी का सभी एलिमेंट जीरो होंगे, इसीलिए नाम रखा गया नल मैट्रिक्स। यहाँ देख सकते हैं जीरो जीरो जीरो, तो ये मैट्रिक्स कोई कुछ है ही नहीं, मतलब, है ना। अगर आप इस मैट्रिक्स को किसी के साथ जोड़ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही का वही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देने लायक क्या है कि ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में 2 रो 3 कॉलम, और ये 3 रो 3 कॉलम भी हो सकता है। इट में बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, है ना, डज नॉट डिपेंड एनीवन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे, ठीक है। एक बात ये ध्यान देने लायक है, ये जोड़ते वक्त कोई फ़र्क नहीं डालता है, मगर अगर किसी को गुना कर दिया कोई, जैसे मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है और ये 2 1 7 6, इससे अगर कोई 0 0 0 0 मल्टीप्लाई कर दे तो इसका ओवरऑल आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि हमारा अलजेब्रा में हुआ करता था, कोई भी नंबर है x सपोज दैट, उसको अगर हम 0 से गुना कर दे तो आंसर भी क्या आ जाता है, 0। ठीक उसी तरह अगर उसको जोड़ दे 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये आइडेंटिटीज़ वाला जितना भी प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल अलजेब्रा में, ये 0 के जैसा काम करता है। अगला टॉपिक है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा दिख रहा है वैसा ही शेप बना देना है, ठीक ना। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बिलो द डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट को पकड़ के उसके नीचे जितने भी होंगे एलिमेंट उस सबको आपको जीरो बना देना है, उसी का नाम हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आपको एक और बात ध्यान देना है, ये जो भी नीचे वाला है उसका जो आई है वो जे से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इस जगह का अगर आप देखेंगे तो इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, A21, इसका लिखेंगे A31, इसका लिखेंगे A32। ये आई, बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये जो रो है वो उसके कॉलम से बड़ा है, 2 > 1, यहाँ भी, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जब आई और जे बड़ा होगा बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब का सब 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट वाले का नीचे वाला लेफ्ट साइड के तरफ सभी का सभी क्या होगा, 0। इसी का नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होगा। अगला है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट उसी के अपोजिट है ना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो सारा एलिमेंट्स है जो डायगोनल के ऊपर होगा वो सभी के सभी 0 हो जाएगा। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, उसका सभी ऊपर वाला क्या होगा, 0। यहाँ भी
ठीक है। इसमें खास बात ये है कि ये एलिमेंट तभी जीरो होगा जब उसका रो उसके कॉलम से छोटा होगा, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, ये जो पोजीशन है ये 2 1 है, सॉरी ये 1 2 है, ये जो पोजीशन है वो 1 2 पोजीशन है, फिर ये 1 3 पोजीशन है और ये वाला 2 3 पोजीशन है। इसका जो कॉलम है वो बड़ा है किससे, उसके रो से, ठीक है। तो ये हर वक्त क्या होगा, ज़ीरो होगा जब ऐसा केस होगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इतना ही लगभग सभी किताबों में होता है, लगभग आपका सारा मैट्रिक्स का टाइप कंप्लीट हो गया है ना। अगला है हमारा इक्वलिटी, अगला है टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये बड़ा ही सिंपल, इसके लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होगा जब उसका साइज़ बराबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये ए और बी बराबर है तो इसका मतलब पक्का अगर ये 2/3 है तो इसको भी 2/3 ही होना पड़ेगा, तभी वो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकता है। ऐसा भी नहीं चलेगा कि कोई 2/3 का हो और दूसरा मैट्रिक्स 3/2 का हो तो आप उसको इक्वल बोल देंगे, फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसका रो उसके रो से मैच करना चाहिए, उसका कॉलम उसके कॉलम से मैच करना चाहिए, ठीक है। अब इस आधार पे आपसे PQRS XYZ का वैल्यू पूछ सकता है ये दो को देके। तो देख सकते हैं ये वाला इसके जगह पर होगा, ये वाला इसके जगह पर, ये वाला इसके जगह पर, है ना। तो P का वैल्यू देखने से क्या पता चल रहा है 2, Q का वैल्यू देखने से पता चल रहा है 1 और Y का वैल्यू -11। ये क्या है, सिर्फ कंपेयर करके बताना। X का वैल्यू 5 हो जाएगा, R का वैल्यू -3 हो जाएगा, Z का वैल्यू 13, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 9, सिंपल एकदम, ठीक है। एकदम कंपेयर कर देना। इसका जितना हमारा रो होगा उतना हमारा इसका रो होगा, उतना ही कॉलम होगा, सब कुछ एकदम करस्पॉन्डिंगली इक्वल कर देना है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक सवाल है ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल, आपको बताना XYZ और W का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल कंपेयर कर देंगे हम लोग जगह के हिसाब से, है ना। तो x - y आ जाएगा -1 के बराबर और 2x - 1 आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा 2x + z बराबर हो जाएगा 5 के बराबर और 3z + w ये हो जाएगा 13 के बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ 2 नहीं 3 वेरिएबल हो रहा है, x z w, है ना। तो ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकता दो इक्वेशन के माध्यम से। ये दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ये माइनस ये प्लस ये हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन को चेंज कर लेते हैं, ये -1 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा, ये हो जाएगा -x, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 1। अब इस x को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - y = -1 -y = -2 मीन्स y का वैल्यू 2। तो y का वैल्यू 2 हो गया और x का वैल्यू 1 हो गया, है ना। अब उस हिसाब से यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + z = 5, z का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहीं पे z का वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 3 + w = 13, तो w का वैल्यू आ जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। इस तरह आपका सारा वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 3 और w का वैल्यू 4, ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या होता है वो समझा, मैट्रिक्स को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है वो भी समझ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना हो सकता है वो भी देख लिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये लास्ट टॉपिक था। अगले वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे।